11th, 12, 13, सर 13th में वो सी कैसे निकालना है वो बताओ ना। area of the triangle formed by this and x axis. ओके, तो सी देख लो कैसे आएगा। पहले तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम, इसका y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का, एंड वो अगला है मॉड 3 माइनस एक्स, तो उसको मॉड x माइनस 3 लिख ही सकते हैं ना हम, क्योंकि मॉड के अंदर से माइनस बाहर ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये चीज है ना, मॉड माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, तो उस प्रॉपर्टी से हम 3 माइनस एक्स को मॉड x माइनस 3 लिख सकते हैं। हाँ, डिस्कशन चलेगा, अभी 10 क्वेश्चन है, वो डिस्कस होने के बाद फिर टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। तो ये दो ग्राफ बनाने होंगे हमें, तो ये देख लो, सबसे पहला ये मॉड x माइनस 2 का ग्राफ, ये 2 वाला पॉइंट, फिर उसके बाद मॉड x माइनस 3 का ग्राफ, ये 2, ये 3, और x एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, C is the area of triangle formed by this and x axis, तो x एक्सिस के साथ ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होता है, देखो है ना, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए। तो ये बताओ, ये जो लाइन है x ग्रेटर देन 2 में मिल रही है हमें, x ग्रेटर देन 2 में, ये बताओ ये वाला मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। पॉजिटिव साइन के साथ, तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एंड ये वाली लाइन चाहिए हमें, तो ये किसके बीच में आते हैं, 3 से छोटी है ना, 3 से छोटे में ये लाइन मिलती है, तो ये मॉड बताओ कौन से साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ, तो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और वो आ जाते हैं 5/2 कॉमा 1/2, ठीक है, 5/2 कॉमा 1/2 मिलेंगे। तो ये देख लो, इसकी हाइट अभी हो जाएगा सर। 1/2 बेस 1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 14, 15, सर 14 में ए बी और सी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी ही आ रहा है बस। ए और सी ही आ रहा है, देयर आर 2 सॉल्यूशंस फॉर एफ ऑफ एक्स इज, तो जो देख लो यहाँ पे, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ही तो बनाना है इसमें बस। तो क्रिटिकल पॉइंट से -1 1, एक मिनट, एक सॉल्यूशन -1 आ रहा है और एक सॉल्यूशन 1 आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं 1 के। एक मिनट देख लेते हैं। ये फिर इसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, है ना, 1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद -1 पे निकालेंगे, -1 पे वैल्यू आ जाती है -4। फिर उसके बाद हम 2 पे वैल्यू निकालेंगे एंड -2 पे निकालेंगे, तो 2 पे जो वैल्यू है ये 3 1 आ जाएगी, तो 2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड -2 पे वैल्यू -5। -2 पे वैल्यू इधर ये 1 बन जाएगा, ये -6, तो -5, तो इसी इधर आएगी, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन पहले, फिर उसके बाद ये वाला, 0 पे वैल्यू कितनी आती है, प्लस या माइनस, -1। मतलब ये ऐसा आएगा ग्राफ, एंड फिर उसके बाद ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1,2 है, ये वाला पॉइंट है -1, -4, ये ग्राफ बन गया। अब उसके बाद देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2 क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही आ रही है। देयर आर 2 सॉल्यूशंस फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स 1 होना चाहिए ना, मतलब एक तो एफ ऑफ एक्स है एंड दूसरी तरफ कौन सी लाइन आएगी, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन दो जगह पे कट कर रही है ना, क्या हो गया इसमें, and there is one solution for f of x is equal to 2,
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, तो वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन एक ही जगह पे टच करती है ऐसे, ठीक है। ऐसे। हाँ सर। सर 13 बताओ ना। 13 तो अभी सी पार्ट उसी का तो बताया, ये वाला जो है ये 13 का सी पार्ट ही तो था। एंड पहले दो तो आसान है, ए एंड बी रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, एक ही सॉल्यूशन आता है, ये देख लो। मतलब इसमें जो ए है ना उसका आंसर 1 आता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो देख लो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू, मतलब इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ बना लो एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाओ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू दिख जाएगी, और वो मिनिमम वैल्यू आती है 1, 1 आती सर। ठीक है। एंड सी देख लो, एरिया इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये कितना आ जाएगा हाफ 1 इंटू ये हाइट कितनी है 1/2, तो सी आ जाता है 1/4, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 15, 16, 17, यस सर। कौन सा 16। 16 आसान है बहुत, यहाँ देख लो। पहले बाहर वाला लॉग जाएगा, तो ये मॉड एक्स माइनस 1/2 प्लस 25 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर में 2x आ जाएगा, है ना। 5 की पावर में 2x, क्योंकि वो बाहर वाला लॉग है तो 5 इधर आके 5 की पावर में 2x, तो ये दोनों चीजें कैंसल आउट। तो यहाँ पे देख लो 64 इज इक्वल टू 1/2, तो मॉड x इज इक्वल टू 8 आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है। सर स्क्रीन बहुत लैग हो रही है। हाँ सर लैग हो रहा है। स्क्रीन लैग हो रही है, 1 मिनट। चलो ठीक है, अब आवाज आ रही है। यस हाँ सर। सर। तो ये क्लियर है ना, बाहर वाला लॉग हटा, फिर यहाँ से मॉड x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ देख लो a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस देख लो, ठीक है। 17, 17 यस सर। ठीक है। 17 में देखो 3 लॉग का प्रोडक्ट है और तीनों के बेस अलग अलग है, एक का बेस 3 है, फिर उसके बाद एक का बेस 4 है, फिर उसके बाद एक का बेस 5 है, इज इक्वल टू फिर इधर क्या है लॉग मॉड x माइनस 1 बेस 5 प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 बेस 3 इंटू लॉग मॉड x माइनस 1 बेस 4, ये है। तो सबके बेस अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देंगे, है ना, क्योंकि अभी तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि सबके बेस अलग है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो इसमें लगा देंगे हम बेस चेंजिंग थ्योरम। या तो फिर एक काम कर सकते हैं, एक तरफ लेके आ जाओ, ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे फैक्टराइज होगा, तो ये देख लो, इसको थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, ये a, ठीक है। 1 मिनट, फैक्टराइज भी नहीं होगा, ये रहने दो इसको ऐसे, फैक्टराइज नहीं होने वाला है। तो इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, तो ये लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन log 3 इंटू log mod x minus 1 upon log 4 and log mod x minus 1 upon log 5, बेस चेंजिंग थ्योरम से ये आ गया। यहाँ पे आ जाएगा log mod x minus 1 upon
log 5, फिर यहाँ पे log mod x minus 1 upon 3 log mod x minus 1 upon log 4, यहाँ पे log 3 है ये, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देखो log x minus 1 mod x minus 1 का क्यूब आ गया, तो इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो, ठीक है। इसकी जगह पे t ले लेते, इसकी जगह पे a b एंड c, ये a b एंड c क्या हो जाएगा, वो कम स्पेस में दिख जाएगा हमें फैक्टराइज होता हुआ ये। तो इसकी जगह पे हमने t ले लिया, इसकी जगह पे a, इसकी जगह पे b और इसकी जगह पे c, तो ऊपर में t क्यूब, नीचे में abc, यहाँ पे t अपॉन ये इसकी जगह पे c है ना, c प्लस टी स्क्वायर अपॉन, कुछ नहीं दिख रहा है। सर दिख नहीं रहा है। यार नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ से आने लग गया, एक मिनट। तो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस log x की जगह पे log mod x minus 1 की जगह पे t पुट किया, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया और इसको c ले लिया। तो ये देखो ऊपर में t क्यूब, कौन में abc, यहाँ पे t अपॉन c, यानी यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया, ठीक। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे और इसको यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये देख लो, ये टी क्यूब अपॉन ए बी सी, यहाँ पे t इंटू ए बी प्लस टी स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए बी सी। तो ये ए बी सी तो जीरो हो नहीं सकता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये देख लो टी क्यूब माइनस ये t इंटू ए बी प्लस टी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से एक t कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट मत कर देना t को, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फिर कम हो जाएंगे। यहाँ पे बचा रहेगा टी स्क्वायर माइनस सी टी एंड यहाँ पे माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये बचा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये एक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें t इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ। एक तो t इज इक्वल टू 0 मिलेगा, या टी स्क्वायर माइनस सी टी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम t निकालेंगे तो t देखो क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो t की तीन वैल्यूज आ गई, कौन सी तीन वैल्यूज, तो t इज इक्वल टू एक तो 0, फिर उसके बाद t इज इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन 2 एंड t इज इक्वल टू सी माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन 2, ठीक है। अब ये बताओ, ये सी स्क्वायर प्लस 4ab पॉजिटिव है या निगेटिव है, थोड़ा सा सोच समझ के बताओ, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। सी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो a ये वाली चीज है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है log 3? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। फिर b क्या है, ये है log 4, ये पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दो रूट्स आए हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रियल है,
क्योंकि ये सी स्क्वायर प्लस 4ab मतलब उसका डी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, तो ये दोनों रियल है। अब यहाँ पे देख लो टी क्या लिया था हमने, log mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो log mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 10 की पावर में 0 1। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएगी, 2 तो सेम इसके लिए करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आएगी, 2 2 2, और इसके लिए कितनी आ जाएगी, 2 वो मॉड की वजह से 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके, 6 है। 7 6 6 7 नहीं रहे, 6। 7 है ना सर, वो t इज इक्वल टू 0 भी है ना। अरे नहीं, x चाहिए ना हमें, x। ये तो t हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो t की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया, t की जगह पे ये किया, उसके बाद 2 आए ना, फिर t की जगह पे अगेन यहाँ पे log mod x माइनस sir. 1, तो वहां से x के 2, यहाँ से x के 2, तो टोटल x के कितने, 6 ये है। ठीक है, एटीन 19 सर 19 19 में क्या है, देख लो यहाँ पे 19 में है 1 माइनस अंडर रूट 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट को डिफाइन, तो ये 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स x प्लस 7 x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 7 to 3। ठीक है, माइनस 7 to 3 आ जाएगा। अब हमें केसेस बनाने हैं किसके अकॉर्डिंग, जब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो केस 1 बनेगी क्या, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3, जब ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो उस केस में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, नो सर नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, तो एक तरफ जब लेके चले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेना एंड फिर इन दोनों का क्या कर लेना, फाइनली इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड केस 2 जो रहेगी, केस 2 जो अब बचा हुआ x है, तो वो x कौन सा, x बिलोंग्स टू माइनस 7 to माइनस 1। माइनस 1 के ऊपर दोनों जगह मैंने ओपन लिया क्योंकि x माइनस 1 नहीं हो सकता है। अब इस x के लिए बताओ डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, सर हाँ सर दोनों केस में से एक केस में -1 को लेना है। नहीं नहीं, यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में आएगा ना, डिनोमिनेटर में अगर है x प्लस 1 तो -1 ना तो यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर x -1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 20, यस सर 20 आसान है बहुत, उसमें भी क्या है, मॉड, सर वो एक्स क्यूब वाला है ना हाँ हाँ तो ये जी क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अंडर रूट को तो हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा, 4 माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ये। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लेस देन 4, तो एक्स लेस देन कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 की पावर में 1/3, तो ये एक्स होना चाहिए, अंडर रूट डिफाइन हो गया।
अब ये अंडर रूट वैल्यू कैसे देता है सर हमें? ऐसा कर सकते हैं, क्या? ऐसा रूट ले सकते हैं डायरेक्ट? हाँ हाँ ले सकते हैं। हाँ हो जाएगा सर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अंडर रूट है ना ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये बीच में माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो इसमें बताओ कैसे सॉल्व करें इसको? दोनों तरफ स्क्वायर करके। दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो x आएगा उसका हमें इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे डिस्कशन FOM2 का। कल के लिए आगे का पूरा कंप्लीट कर लेना ये, ठीक है। FOM2 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, FOM2 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। 10 ही आगे 10-12 क्वेश्चन है सिर्फ, तो वो कल के इसमें डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। और तुम्हें प्लानर बटा हुआ है ना? नहीं। एग्जाम का ना? हाँ हाँ, एग्जाम का और वो सिलेबस का जो भी है। हाँ, सिलेबस का नहीं है। मतलब क्या है, उसके आगे सिलेबस लिखा हुआ होगा ना एग्जाम में, कौन सा सिलेबस है, क्या है क्या नहीं है, हाँ वो है। वो है क्या? चलो ठीक, हाँ चलो ठीक है। फिर बाइनोमियल के ऊपर आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन दिए थे, कर लिए क्या? हाँ सर। कौन से थे बताओ? 14C5 less than or equal to 14CR। 14C5 इज लेस देन और इक्वल टू 14CR। तो जब भी 14 की बात होगी उसमें कितने मिडल टर्म्स रहेंगे, इसकी हम बात करेंगे। मिडिल टर्म। एक मिडल टर्म रहेगी, और वो कौन सी रहेगी? 14 प्लस 2, 14/2 7। प्लस 1 एक टर्म, तो 8 ये आ जाएगी 8 नंबर की टर्म। तो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा रहेगा? 14C7। फिर उसके पहले 14C6, 14C8, फिर इसके इधर 14C5, 14C9, फिर ऐसा ही 14C4, ऐसे चलता जाएगा पीछे कहाँ तक? 14C0 तक, एंड आगे कहाँ तक? 14C14 तक। तो इसकी वैल्यू कैसी है? ग्रेटेस्ट है। फिर इससे जो इक्विडिस्टेंट है उनकी वैल्यू सेम है, मतलब ये 14C6, 14C8 इनकी वैल्यू सेम, 14C5, 14C9 इनकी वैल्यू सेम। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में वैल्यू यहां से यहां जब हम देखेंगे वैल्यू बढ़ती है, एंड फिर आगे वैल्यू घटती है, मिडल टर्म तक बढ़ेगी फिर उसके बाद घटेगी। तो ये 3 पॉइंट लिखवा दिए थे, उसी का यूज करके अब ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देख लो 14C5 लेस देन और इक्वल टू 14CR है, तो R की वैल्यू क्या क्या होगी? एक तो 5 तो होगी, 59644। 5 तो होगी क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, तो 14C5 लेस देन और इक्वल टू 14C5 हो सकता है। फिर उसके बाद 14C6 इससे बड़ा है, तो 6 भी हो सकती है, 7 भी बड़ा ही है क्योंकि यही ग्रेटेस्ट है, इधर से इधर वैल्यू बढ़ रही है। फिर उसके बाद 14C8 एंड 14C6 की वैल्यू सेम है, तो 8 भी आएगा एंड 9 भी आएगा क्योंकि 14C5 एंड 14C9 की वैल्यू सेम है। क्लियर है ये? यस सर। एंड अगला क्या था? 14C5 is greater than 14। इज ग्रेटर देन 14CR। तो तुम बताओ अब यहाँ पे R क्या क्या होगा? 1 2 3 4 0 10 0, 11 12 1, 13 14। 2, 3, 4, फिर उसके बाद 10 11 12 13 14। 10, 11, 12, 13, 14, तो ये होगा, ठीक है। चलो ये हो गया बाइनोमियल एक्सपांशन से रिलेटेड चीजें। अब बाइनोमियल एक्सपांशन का एप्लीकेशन भी होता है, इसको हम कहाँ कहाँ पे और यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरल टर्म से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, मिडल टर्म ये वगैरह। या तो उसके पहले एक लिख लो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एंड न्यूमेरिकली लीस्ट। एक मिनट,
चलो लिखो इसमें अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब क्लियर होगा मेरे ख्याल से सभी को। -2 की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? 2। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब हमेशा उसके मॉड वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, -2 विथ साइन अगर लेते हैं तो वो हो जाती है उसकी अलजेब्रिक वैल्यू। तो ये जो हमने लिखा हुआ है इसकी अलजेब्रिक वैल्यू क्या है? -2 है, लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 2 है। ध्यान रखना है अलजेब्रिक एंड न्यूमेरिक के बीच का डिफरेंस। अलजेब्रिक मतलब विद साइन कंसीडर करना होता है एंड न्यूमेरिक मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होता है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसमें इसका प्रूफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस तुम ये लिख लो, ये है x प्लस वाई की पावर n। इसमें हमें अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए। तो क्या करते हैं देखो इसमें, तो एक सिंपल से रिजल्ट है, इसमें हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाय वाई की हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू? अगर ये है ना तो इसमें n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाय वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू इंटीजर आती है और इंटीजर नहीं आती, इसके करस्पॉन्डिंगली दो केसेस बनते हैं। तो इफ n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाय वाई, ये पहला रिजल्ट है। ये कैसा आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है और वो m है, इंटीजर m है। ठीक है, देन there are two numerically greatest terms, numerically greatest terms, और वो रहेंगे कौन से? tm एंड tm प्लस 1। मतलब अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आ गई और वो इंटीजर है मैं मान लो, देन देयर आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, और वो कौन से रहेंगे? tm एंड tm प्लस 1। तो ये एक हो गया। एंड अगर इंटीजर नहीं आती है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वैल्यू इंटीजर आए या इंटीजर नहीं आए। तो इंटीजर नहीं आती है, इफ is not integer but integral part of value, integral part of value is m, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू इज m। इंटीग्रल पार्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा में देखा हुआ है। जैसे ये 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसी तरीके से वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होगी तो हम उसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे। इंटीग्रल पार्ट is not integer and लिख लेना, but and integral part of the value is m, then there is one numerically greatest term, one numerically greatest term tm plus 1। तो ये दो ही रिजल्ट है इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में। तो अगर ये इंटीजर आता है, ये n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाय वाई, ये इंटीजर आता है और वो m है, देन देयर आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म tm एंड tm प्लस 1। एंड अगर ये इंटीजर नहीं है एंड उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू m है, देन देयर इज वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म tm प्लस 1। तो ये लिख लो तुम। सर शुरू होने वाले हैं क्या 4 तारीख को? ये अभी संडे को ही कंफर्म हो पाएगा, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकता, अभी तक तो कुछ नहीं आया है।
सर नेक्स्ट पेज लो ना। हो गया ये वाला? यस सर। ठीक है, हितेश जल्दी से लिख लो। तो सिंपल सी हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। देख लो, इसका एक्सपेंशन होना चाहिए x प्लस वाई की पावर n का। उसमें वैल्यू किसकी निकालेंगे? n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड x बाय वाई, ये मॉड है x बाय वाई। अगर ये वैल्यू इंटीजर, देन दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एंड वैल्यू इंटीजर नहीं है, देन एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पता चल जाएगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो तुम। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो अलग चीज हो गई, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है। हमें पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका ग्रेटेस्ट होता है, तो मिडल टर्म का ग्रेटेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात हो रही है। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 3x माइनस 2 की पावर में 11। ठीक है, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट चाहिए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो इस केस में देखो, हमें वैल्यू किसके निकालने के लिए बोला था मैंने? 11 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड दिस, पहले ये है। एंड जब भी कोएफिशिएंट की बात होगी तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे उन सब की जगह पे 1 पुट कर देना। तो यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे 1 पुट कर देना। कोएफिशिएंट की जब बात हो रही होगी तो ये देख लो, ये कितना आ जाएगा? 3 अपॉन -2 का मॉड, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 अपॉन 1 प्लस 3/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 अपॉन 5, दैट इज 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 8। तो इसमें कितने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेंगे? 1। इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा, एंड वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, देयर इज वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और वो कौन सी रहेगी बताओ? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, और वो कौन सा रहेगा? T5 का। ठीक है, क्लियर है ना? 4 प्लस 1, तो T5 का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। एंड अगर उसको हमें निकालना है तो वो देख लो, T5 पहले हम निकाल लेंगे। तो T5 कितना आ जाएगा? 11C4 3x की पावर में ये कितना आ जाएगा? 7 एंड -2 की पावर में 4। तो ये देख लो, 11C4 3 की पावर में 7 एंड -2 की पावर में 4, ये कोएफिशिएंट आ जाएगा। हमें कोएफिशिएंट से मतलब था बस, तो इसकी वजह से हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया था? वहां पे 1 पुट कर दिया था। अगर कोएफिशिएंट से मतलब होता है तो जितने भी वेरिएबल आएंगे उनकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। अब ये बताओ, ये अलजेब्रिकली कैसा है? इसका साइन देखो। नेगेटिव। अबे नेगेटिव है पॉजिटिव? जरा ध्यान से पॉजिटिव देखो सर, ना। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये अलजेब्रिकली भी कैसा होगा? पॉजिटिव जैसे ये मैं न्यूमेरिकल। बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स है मान लो,
ये -1 -3 -3 एंड फिर उसके बाद -2। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है? -3 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ये है, लेकिन ये अल्जेब्रिकली कैसा है? लोएस्ट। अल्जेब्रिकली लीस्ट है। और वैसे अगर मैंने ये बोला 1 3 2, तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है? 3 3। एंड अल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट कौन है? 3 3। तो मींस अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो आ रहा है ना, और उसका साइन अगर पॉजिटिव रहा, उसका साइन पॉजिटिव रहा, तो वो अल्जेब्रिकली भी कैसा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर उसका साइन निगेटिव रहा, तो वो अल्जेब्रिकली कैसा हो जाएगा? लीस्ट। तो ये है बस डिफरेंस। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में अगर साइन निगेटिव आ गया तो वो अल्जेब्रिकली लीस्ट रहेगा, एंड साइन पॉजिटिव आ गया तो वो अल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट रहेगा। एंड अगर कोएफिशिएंट की बात होती है, तो जो भी वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 1। कोएफिशिएंट की अगर बात हो रही है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो हमने x की जगह पे 1 पुट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4.8। फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। इसकी वजह से यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी। इसका इंटीग्रल पार्ट 4 है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट भी एक ही रहेगा, और वो किसका आएगा? T5 का आएगा। तो T5 हमने निकाल लिया, तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है, और इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से ये अल्जेब्रिकली भी कैसा है? ग्रेटेस्ट है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अब इसमें। एक बार वापस समझा सकते हो क्या? मैंने ये बोला, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए। जब कोएफिशिएंट चाहिए तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है हमें उससे मतलब नहीं, वो हम बस इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे। x की जगह पे जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, एक्स वाई आने तो उसकी जगह पे भी 1 पुट कर देंगे हम। तो हमने 1 पुट कर दिया, और हमें पता है वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें ये वाला n+1/1 प्लस मॉड x बाय वाई। तो सेम वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, और जो वेरिएबल था उसकी जगह पे 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 4.8। 4.8 आ गई। उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 4 है, तो इंटीग्रल पार्ट 4 है। और वैल्यू फ्रैक्शन में अगर आती तो देयर एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी, और एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट रहेगा। देयर इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, देयर इज वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, और वो कौन सा रहेगा? T5 का कोएफिशिएंट। तो T5 हम इसमें निकाल लेंगे तो T5 ये आ जाता है। तो देखो ये इसका कोएफिशिएंट, ये ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव आ रहा है इसका, तो ये अल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट रहेगा। अगर इसका साइन निगेटिव आ रहा होता तो ये अल्जेब्रिकली लीस्ट रहता। ठीक है, यस सर। अगला तुम्हारे लिए अब फाइन, मतलब ये एक्सपांशन है। क्वेश्चन ये है 2 - 5x की पावर में 48, then find फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, एंड थर्ड पार्ट में अल्जेब्रिकली लीस्ट कोएफिशिएंट, अल्जेब्रिकली लीस्ट कोएफिशिएंट। जल्दी करो।
हो गया? सर हो गया। चलो ठीक है, बताओ क्या आ रहा है? 14c 34 2 की पावर में 14 माइनस 5x की पावर में 35। ठीक है, तो मतलब कितने टर्म्स आ रहे हैं पहले ये बताओ तुम। सर दो टर्म, दो टर्म्स आते, कौन से? T35 और T36। T36। ठीक, तो सही है। इसमें देख लो कोइफिशिएंट की बात हो रही है, तो इस x की जगह पे हम 1 ले लेंगे। तो ये देखो 48 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस मॉड के अंदर में 2 अपॉन माइनस 5, x की जगह पे हमने 1 ले लिया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 49 इंटू 5 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 35, इंटीजर आ गया। देन देयर आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, क्योंकि दो टर्म्स रहेंगे तो दो कोएफिशिएंट भी आएंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। और वो कौन से रहेंगे? T35 का एंड T36 का। तो T35 का कोएफिशिएंट हम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 48C34, 2 की पावर में ये 35 एंड माइनस 5 की पावर में 34, एक मिनट, माइनस 5 की पावर में 14, एन एक्स की पावर में कितना आ जाएगा फिर ये यहाँ पे, कुछ गलत हो गया, एक मिनट यहाँ सर पे। 2 हाँ की हाँ, पावर में 14। तो इसकी पावर में कितना आ जाएगा? 14। 14, हाँ, इसकी पावर में 14, इसकी पावर में इसकी पावर 34 में 34। एंड एक्स की पावर में 34। तो ये बताओ ये अल्जेब्रिकली कैसा है? ग्रेटेस्ट। पॉजिटिव है, तो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट रहेगा। T36 का देख लो कितना आ रहा है, 48C 35, 2 की पावर में 13 माइनस 5 की पावर में 35 एन एक्स की पावर में 35। तो कोएफिशिएंट क्या है? ये है। तो ये न्यूमेरिकली तो ग्रेटेस्ट है, लेकिन अल्जेब्रिकली कैसा है? लीस्ट है। सबसे है ना, अल्जेब्रिकली लीस्ट है, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव, तो ये अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट रहेगा क्योंकि साइन भी पॉजिटिव है, यानी ये अल्जेब्रिकली कैसा रहेगा? लीस्ट। अल्जेब्रिकली लीस्ट रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, लेकिन अल्जेब्रिकली ये वाला ग्रेटेस्ट, ये वाला लीस्ट, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन निगेटिव। क्लियर है अब ये? यस। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो इसमें हम क्या कर रहे थे? वेरिएबल जो भी आ रहा था उसकी जगह पे 1 ले रहे थे, लेकिन जब टर्म की बात होती है तो उसमें हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो लिखो फाइंड द, मतलब ये है फाइंड क्या, 7 माइनस 5x की पावर 11 है, वेयर x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे गिवन है, अब x की वैल्यू 1 नहीं लेनी है अपने मर्जी से, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है। एंड फाइंड फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकली, चलो देन फाइंड, बस एक ही कर लेते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। यहाँ पे अब टर्म की बात होगी, मतलब जब भी यहाँ पे टर्म आ रहा होगा तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन रहेगी, एंड जब कोएफिशिएंट होगा वहां पे कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा तो वेरिएबल की वैल्यू हमें 1 लेनी है। एंड फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सर ये क्वेश्चन रिपीट करो ना। इसमें है 7 माइनस 5x की पावर 11 वेयर x इज इक्वल टू 2/3, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म।
11c3 7 to the मुझे power बस टर्म 8 बताओ कौन सी है minus वो, 5x to the कौन से power नंबर की टर्म है? सर T4 थे सर, T4। T4 है ना, क्योंकि उसमें देख लो 11 + 1 अपॉन 1 + 7 अपॉन मॉड, मतलब मॉड के अंदर में 7 अपॉन -5 × 2/3। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 21/10, ये माइनस चला जाएगा मॉड की वजह से, है ना, ये मॉड पॉजिटिव वैल्यू दे देगा ये, तो ये 120/31। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3.1 3.7 समथिंग जो भी आए, 3.87 समथिंग, कितना आता है? 3.8 3.8654 ऐसा हाँ, कुछ आता है। 3.8 समथिंग आएगा। हमें बस इसमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए ना, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है? 3। इंटीग्रल पार्ट 3 है, तो इसमें 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी, और वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? 1 रहेगी, और वो कौन से नंबर की रहेगी? T4। अब ये देख लो कौन सी आती है वो, 11c3। 11c3। फिर उसके बाद ये 7 की पावर में कितना आ जाएगा? 8। फिर ये -5 इंटू x की जगह पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, 2/3 की पावर में आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये बताओ अलजेब्रिकली कैसी रहेगी? लीस्ट। अलजेब्रिकली लिस्ट रहेगी, है ना, अलजेब्रिकली लिस्ट रहेगी। अलजेब्रिकली लिस्ट रहेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन अब इसका, 3 - 5x की पावर 11 वेयर x इज इक्वल टू 1/5। अच्छा वेयर नहीं, वेन कर लेना। when x is equal to 1/5, फाइंड फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, थर्ड पार्ट में अलजेब्रिकली लीस्ट टर्म। ठीक है, जल्दी करो। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म थर्ड और फोर्थ रहेगी। नहीं, अच्छा 11 लिखा है क्या? फिर आ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 गिवन है क्वेश्चन में, मैंने 11 लिख दिया गलती से। कोई नहीं, चलो इसमें निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ आएगी अब, थर्ड एंड फोर्थ। और किसी के पास अभी वो एग्जाम वाला प्लानर है क्या? सर है। हाँ सर। तो इसमें देखो तो किसी एग्जाम में कोनिक वगैरह का कुछ है क्या मेंशन? लास्ट टॉपिक कौन सा है प्लानर, जो लास्ट की एग्जाम है?
सर कौन सा लास्ट के एग्जाम प्लानर? में फुल सिलेबस नहीं, उसके पहले मतलब जो सिलेबस में टॉपिक्स गिवन रहेंगे। लास्ट के 2 एग्जाम में फुल नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ सर्कल सर्कल ही है क्या सिर्फ? पोजीशन ऑफ पॉइंट लिखते हैं। सर्कल तक है। हाँ सर्कल। सर्कल हाँ सही है, क्योंकि इस बार शायद वो कोनिक सेक्शन 12th में डाल रखा है, ऐसा प्लानर आया है। देखते हैं आगे क्या होता है। सर हाँ, कौन सा प्लानर मिला? अरे नहीं, वो एग्जाम वाला ही ना, एग्जाम का जो प्लानर है। सर 4th हाँ वाला लीस्ट है हाँ, और 3rd वाला ग्रेटेस्ट है। 3rd वाला ग्रेटेस्ट है क्या? ठीक है। अगर मैंने देखा नहीं था, मैंने कल ही देखा, उसमें वो कोनिक सेक्शन शायद 12th में डाल रखा है। और ऐसे पता भी चला जब मैं बात कर रहा था दूसरे लोगों से, तो उन्होंने बोला कि इस बार कोनिक सेक्शन 12th में डाल रखा है। अगर वो ऐसा होगा तो फिर सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अपना। देखते हैं और कुछ प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी होगा। सर पर 12th का सिलेबस बढ़ जाएगा ना फिर। हाँ 12th का बढ़ जाए। वैसे भी तुम्हारे टाइम पे भी 12th अब लेट ही शुरू होने वाला है। 12th तो तुम्हारा जुलाई में ही शुरू होगा। सर हाँ, सर उस सिलेबस में एसओटी दिया है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल देख सर लेंगे। मार्च में सिलेबस खत्म होगा ना, तो अप्रैल मई जून क्या करेंगे फिर? नहीं भाई, जल्दी शुरू करना है, 12th शुरू कर देंगे अपन, उसका थोड़ी ना वेट करेंगे कि हाँ जब 12th वहां पे शुरू होगा तभी अपन शुरू करेंगे। 12th तो जल्दी शुरू हो जाएगा तुम लोगों का। जुलाई में क्यों? अब कल का सुना नहीं क्या सीबीएसई का 4 मई से 10 जून तक एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड की। तो उस वजह से ये सारे जो एग्जाम है तुम्हारे 11th के एग्जाम, ये वो सारे मई में ही होंगे, लगभग मई जून में होंगे, है ना? तो अगर वो मई जून में एग्जाम हुए, रिजल्ट आएगा, फिर जो तुम्हारा 12th ऑफिशियली जो कॉलेज में जो ऑफिशियली बोला जाता है वो तुम्हारा जुलाई में शुरू होगा लगभग। फिर उसके बाद 11th भी ऑफिशियली जुलाई में शुरू होगा। तो ये है। सर अभी तक बच्चों के 11th के एडमिशन भी नहीं हुए। वही तो, अरे हो गए ना शायद अब तो। नहीं हुए सर, मेरे दोस्तों नहीं के हुए हुए ही नहीं सर। अभी तक। नहीं हुए अभी तक? हाँ सर नहीं घर पे हुए। बैठे सर। क्या करना क्या चाहते हैं फिर वो लोग? मतलब वो खुद नहीं ले रहे हैं या उनको नहीं मिल रहा है अब? सर वो गवर्नमेंट का जो होता है ना वो साइट वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन खुद ले सकते हैं जाके। ऐसा है क्या? मतलब महाराष्ट्र में तो पूरा गड़बड़ चल रही है क्या स्टेट बोर्ड वालों की? कौन सी गवर्नमेंट की साइट? मैंने तो किया, सर वो वो गवर्नमेंट की कोई घर, तो साइट थी, उसी में से। हाँ सर उसमें नहीं हुआ सर, मतलब वो एक दिन सर्वर डाउन हो गया और उसके बाद सर्वर खुला ही नहीं। अरे वो ऐसे ही है। गवर्नमेंट का सर्वर है, वो कभी डाउन, एग्जाम के बीच में डाउन हो जाता है, सीईटी के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सीईटी के एग्जाम इतने बड़े एग्जाम में नहीं नहीं, सर्वर सीईटी डाउन के एग्जाम में नहीं हुआ था, वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हुआ था, सीईटी का तो नहीं, सीईटी गलती से आ गया मुंह में से। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हुआ था, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम थी, 3 दिन एग्जाम पोस्टपोन्ड होती रही, सर्वर डाउन सर्वर डाउन। तो ऐसा है। हाँ वो एजुकेशन तो अब अफेक्ट हो ही रहा है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। बाकी तुम यहाँ पे अगर पढ़ रहे हो सीरियसली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी कॉलेज का इतना कोई मैटर नहीं करता है, बस बाकी जो बच्चे हैं छोटे छोटे 5th 6th 7th 8th वाले, पता नहीं क्या करने वाले हैं अब वो लोग। उनका तो एक सर साल उनको में, मजा आ रहा होगा। हाँ उनका तो मजे मजे में ही निकल गया इस मजे साल मजे में पूरा। निकल गया, उनको बाद में दिक्कत आएगी ना, लेकिन ये बच्चे बाद में पढ़ेंगे क्या? एक साल भर मजे मार रही है, बाद में पढ़ने का भी मन नहीं करेगा इनका, फिर रूटीन में सर वो आने के लिए पहले भी इनको क्लियर 1 आध करते। साल लग जाएगा। मतलब इसमें पेरेंट्स की हालत खराब होने वाली है। सर मेरी भाई की तो, मेरा भाई भी अभी 5th में है ना,
हाँ तो उसका भी बहुत अच्छे से, मतलब जैसे नॉर्मल स्कूल रहता है ना वैसे ही, मतलब सुबह 7 बजे 8 बजे चालू होती है, तो अभी टाइम कर दिया कम कर दिया है, मतलब 8 से 12 तक कंटिन्यूस नॉर्मल स्कूल जैसी चलती है वैसे ही लेते हैं। हाँ हाँ, भाई करता है क्या लेकिन? थोड़ा बहुत करता है। थोड़ा बहुत करता है ना, वही तो मेन दिक्कत है। चलो कोई नहीं। इसमें देख लो अब यहाँ पे न्यूमेरिकली, तो ये आ जाएगा 11 + 1 अपॉन 1 + 3 अपॉन -5 इंटू 1/5। तो ये 5 गया, ये 12 अपॉन ये कितना आ जाएगा 4, दैट इज 3 इंटीजर आ गया। तो इसमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म T3 एंड T4, तो T3 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 11C2, फिर ये कितना आ जाएगा 3 की पावर में 9, एंड फिर ये -5 इंटू 1/5, तो -5 इंटू 1/5 की पावर में ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद T4 11C3, 3 की पावर में 8, -5 इंटू 1/5 की पावर में 3। तो ये वाला अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट होगा, ये वाला अल्जेब्रिकली लीस्ट होगा। न्यूमेरिकली दोनों ग्रेटेस्ट है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, देख लो, ठीक है। न्यूमेरिकली दोनों ग्रेटेस्ट है, लेकिन अल्जेब्रिकली ऊपर वाला ग्रेटेस्ट, नीचे वाला लीस्ट। तो बन जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चन। यस सर। कोएफिशिएंट है तो वेरिएबल की जगह पे 1 ले लेना, है ना। एंड अगर टर्म की बात हो रही है तो वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, एंड ये हो जाएगा अल्जेब्रिकली लीस्ट, अल्जेब्रिकली लीस्ट। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। वो कोएफिशिएंट निकालने का तो हमने देख लिया, वो भी एक तरीके से एप्लीकेशन भी बोल सकते हो तुम, लेकिन और भी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करना, लास्ट डिजिट, लास्ट टर्म, लास्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आ जाएगा। वो 4-5 एप्लीकेशन है उसके, वो हम देख लेंगे। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, बायनोमियल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी चेक करना, डिविजिबिलिटी चेक करना, वो एप्लीकेशन है सबसे पहला। तो इसमें क्वेश्चन लिखो तुम, डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो क्वेश्चन है इसमें, शो दैट 9 की पावर n + 7 where n belongs to natural number is divisible by 8, is divisible by 8। अब ये तो वैसे हम डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं कि n अगर नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। जैसे हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 9 + 7, तो ये किससे डिविजिबल आ जाएगा, 8 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद n की जगह पे हमने 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 88, तो ये अगेन 8 से डिविजिबल है। n की जगह पे हमने 3 पुट किया तो जो आएगा वो भी 8 से डिविजिबल। तो इस तरीके से हम 8 से डिविजिबल दिखा सकते हैं उसको। n की 2-3 वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर वो तीनों नंबर्स डिविजिबल आ गए तो वो। लेकिन ये तो हो गया एक तरीके से क्या, जुगाड़ वाला मेथड हो गया, वैल्यू पुट कर करके देख रहे हैं ना, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन मेथड से कैसे आता है, उसमें बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे हम यूज करेंगे तो वो देख लो। तो यहाँ पे तुम बताओ 9 को हम, मतलब यहाँ पे क्या करना है, 9 को 8 का मल्टीपल +1 या -1 वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
लेकिन या तो कभी कभी +2 -2 भी होता है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस आएंगे। बस एक तरीके से क्या है, इसको हमें 8 के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करें वो सोचना है। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 8 + 1, 1+1 तो 8 + 1 की पावर n। 7 को कैसे लिख सकते हैं? 8 -1 8 - 1, तो कर दिया हमने 8 का मतलब 8 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, +1 -1, या तो फिर क्या हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है। कभी कभी यहाँ पे 8 का मल्टीपल भी आ सकता है, जैसे 16 भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कैसा है। तो अब इसमें देखो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, n नेचुरल नंबर है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, तो इसका एक्सपेंशन ये आ जाएगा यहाँ पे nc0 8 की पावर n, nc1 8 की पावर n - 1, 8c2 ना nc2 सॉरी nc2 8 की पावर n - 2। ऐसे ही चलते जाएंगे, सेकेंड लास्ट टर्म आएगी ncn - 1 × 8 प्लस ncn + 8 - 1, ये आ जाएगा। अब ये बताओ यहां से यहां तक सारे इसमें 8 आ रहा है, आ रहा है ना? सब में 8 आ रहा है, तो इसको हम क्या पूरे को मिला के 8 का मल्टीपल बोल सकते हैं क्या, इस पूरे को? इस पूरे में 8 आ रहा है, मतलब हम 8 को बाहर ले लेंगे और अंदर में एक हाँ सर इंटीजर बोल बचता सकते है, हो। हाँ तो सर, इसको हम 8 का मल्टीपल बोल सकते हैं। 8 को बाहर ले लेंगे, अंदर में एक इंटीजर बचेगा, तो उसको हम 8 का मल्टीपल बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 का मल्टीपल तो 8 × k, 8 का मल्टीपल। फिर उसके बाद ncn की वैल्यू कितनी होगी? 1 1 1 + 8 - 1, तो ये 1 1 गया। अब यहाँ पे देख लो, इसमें से अगेन 8 बाहर आ जाएगा, ये k + 1, तो क्या ये 8 का मल्टीपल है क्या? अब ये पूरा नंबर यस यस सर है। ये 8 का मल्टीपल है, तो क्या 8 से हाँ डिविजिबल होगा क्या? हाँ सर। मतलब इसको हम बाद में k1 से रिप्लेस कर देते हैं, ये k + 1 को k1 लिख देंगे, तो ये 8 का मल्टीपल आ गया। एज इट इज मल्टीपल ऑफ 8, it is multiple of 8, as it is multiple of 8, it is divided by 8। ठीक है, it is divisible by 8। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, क्लियर है क्या? बताओ अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सर का फिर से एक यूज बार बताओ। किस तरीके से लिया, बाइनोमियल को किस तरीके से यूज किया। तो 9 को हमने कैसे लिखा, 8 + 1, 7 को 8 - 1। अब इसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो ये उसका पूरा एक्सपेंशन आ जाता है, कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक उसका एक्सपेंशन आ गया। अब 8 कहां तक आ रहा है, हमें बस यहां तक 8 मिल रहा है, सेकेंड लास्ट टर्म तक एक्सपेंशन में, सेकेंड लास्ट टर्म तक हमें 8 मिल रहा है, हर एक टर्म में 8 रहेगा, तो उसमें से हमने 8 को बाहर ले लिया, अंदर में एक इंटीजर बचा रहेगा, तो इस पूरे को हम 8 का मल्टीपल बोल सकते हैं, है ना? 8 बाहर आ रहा है, अंदर में इंटीजर है, तो 8 का मल्टीपल बोल ही सकते हैं ना। तो इस पूरे को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 8 का मल्टीपल, मतलब 8 × k से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये ncn तो 8 का मल्टीपल नहीं था, तो उसको अलग रखा, तो ये ncn की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 और ये -1 कैंसल आउट हो गए, ये 8 यहाँ पे है, तो इसमें से और इसमें से 8 बाहर आ जाएगा। अगेन ये 8 का मल्टीपल है ना, ये 8 और ये एक इंटीजर रहेगा, तो 8 का मल्टीपल, तो इस k + 1 को हमने k1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये 8 का मल्टीपल आ गया, एंड एज इट इज मल्टीपल ऑफ 8, इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट में आ सकते हैं ना? मल्टीपल करेक्ट में हाँ आ सकते हैं, 16 से डिविजिबल है क्या दिखाओ, इससे डिविजिबल है क्या दिखाओ, वो चेक करने के लिए। हाँ। सर एक मिनट पीछे रह लो ना। यस हो गया सर।
लेकिन यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। 8 का मल्टीपल +1 या 8 का मल्टीपल -1, कभी कभी तो +2 -2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब वो ऐसा मैं हर एक में नहीं बोल सकता हूँ कि +1 एंड -1 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, +2 -2 भी हो सकता है। हो गया? यस अगला सर। क्वेश्चन है, थ्री की पावर 2n+1 and 2 की पावर n+2 is divisible by 7, is divisible by 7। नहीं, क्या? नहीं है। अरे है, तभी तो शो करना है, ये शो दैट। क्या नहीं ये बोल रहे हो? एन कैसा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो देख भी सकते हो ना, एन की जगह पे 1 पुट करो, ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर में 3 27, एन ये कितना आ जाएगा 8, 27 + 8 35, 7 से डिविजिबल है। फिर एन की जगह पे 2 पुट करो, 3 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 की पावर 5 343 है ना, एक मिनट, 243 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 2 की 16 आ जाएगा, तो ये देख लो यहाँ पे ये 9 5 2, तो ये 7 से डिवाइड होता है, ये 3 and 37 आ जाएगा, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट कर करके, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू पुट करके देखो, 2-3 वैल्यू जिससे भी डिविजिबल होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन में तो रहेंगे ना, 7 है, 5 है, 3 है, इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, तो उससे देख लेंगे बाकी। लेकिन अब अभी मेथड से करने की कोशिश करो, कैसे हम एक्सपांशन का यूज करें इसको 7 से डिविजिबल दिखाने के लिए, वो सोचो। चलो देखो अब यहाँ पे कैसे करना है, ये इसको पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस से ऐसे स्प्लिट करके लिखो, ये 3 की पावर 2n इंटू 3 एंड ये 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, तो ये 3 की पावर n मीन्स क्या हो जाएगा, ये 9 की पावर n, तो 3 इंटू 9 की पावर n एंड ये 4 इंटू 2 की पावर n, ये हो जाएगा। अब देखो इस 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 + 2 की पावर में n, और इसको एज इट इज रहने देना, क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल +2 या -2 वाले फॉर्म में ये मैक्सिमम 2 आना चाहिए, जनरली तो +1 -1 ही होता है, जैसे यहाँ पे हुआ, ये +1 -1 वाले फॉर्म में ये आता है,
कभी कभी +2 -2 भी हो सकता है, लेकिन जब 2 को हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 - 5, तो +5 -5 नहीं आता है कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको तुम अगर मतलब नहीं कर पा रहे हो +2 -2 के फॉर्म से 7 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट, तो रहने दो इसको ऐसे ही, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे इसमें हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, तो देखो क्या मिलेगा हमें। 3 तो बाहर में रहेगा, NC0 7 की पावर n, NC1 7 की पावर n इंटू 2, n-1 इंटू 2, फिर ऐसे NCn-1 7 इंटू 2 की पावर n-1, फिर NCn इंटू 2 की पावर n, यह आ जाएगा। प्लस में क्या रहेगा 4 इंटू 2 की पावर n। अब यहां तक देखो सब में 7 आ रहा है क्या? Yes. सेकेंड लास्ट यस टर्म सर। सब में 7 आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल लिख सकते हैं उसको हम। और आगे देखो ये क्या NCn मतलब 1, तो यह आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 4 इंटू 2 की पावर n। तो इस 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इंटू 3 इंटू k प्लस 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 4 इंटू 2 की पावर n। तो ये देखो ये दोनों ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 की पावर n। तो ये 7 इंटू 3 इंटू k प्लस 7 इंटू 2 की पावर n। इस पूरे में से 7 बाहर आ जाएगा देखो। अब ये 3 इंटू k प्लस 2 की पावर n, तो ये एक इंटीजर है, तो अगेन ये 7 का मल्टीपल हमें मिला, 7 का मल्टीपल मिला, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। सर पिछला वाला। मैक्सिमम क्या +2 या -2 तक जाना। अगर +3 -3 करना पड़ रहा है, +4 -4, तो मतलब वो गलत जा रहे हैं हम, उतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर हमने 2 को रिप्रेजेंट करने जाते हैं हम 2 को, तो 7 - 5, तो उतना करने की जरूरत नहीं थी, वो गलत हो जाता, मतलब आगे दिखा नहीं पाते हम, दिक्कत आती है आगे दिखाने में, शो करने में। तो इसको ऐसे ही रहने दिया और आगे करते गए तो सर अगला पेज। लास्ट क्वेश्चन, ये पहला एप्लीकेशन ही चल रहा है हमारा, डिविजिबल दिखाना। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, show that 6 की पावर 2n minus 35n minus 1 is divisible by 1225। वैसे बहुत सारे इसकी तो हिंट क्वेश्चन में ही रहती है। ये किसका स्क्वायर आता है? 36 का। 35 का रे गधे, हाँ सर 35। 35 का ना। तो इसको बताओ कैसे लिखेंगे? 36 -1। मतलब ये 36 की पावर n आएगा एंड 35 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे ना। अब कर देना, आगे हो जाएगा ये। ठीक है, यस या तो सर। चलो करो, 5 मिनट है हमारे पास, हो ही जाएगा ये। मुझे लगा टाइम हो गया, कर लो जल्दी करो। ये 6 की पावर 2n आ गया, 36 की पावर n, तो हमें कैसे रिप्रेजेंट, ये कितना है 35 का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 35 का मल्टीपल +1 या 35 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में। जरूरत पड़ी अगर यहाँ पे 37 कुछ आ जाता, तो उस केस में फिर 35 का मल्टीपल +2 या -2, तो मैक्सिमम +2 -2 तक जाना है रिप्रेजेंट करते वक्त, उसके आगे मत बढ़ना। और ये है यहाँ पे 35 का स्क्वायर, तो जहां तक हमें 35 का स्क्वायर मिलेगा वहां तक का हम सोचेंगे।
सर लास्ट में ऐसा आ रहा है 35 इंटू के माइनस एन। चलो देखो अब यहाँ पे 35 का मल्टीपल नहीं है ना, ये 35 के स्क्वायर का मल्टीपल इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसका एक्सपांशन जब हम करेंगे तो एनसी 0 ओके सर। 35 की पावर में n, एनसी 1 35 की पावर में n माइनस 1। अब यहाँ पे एनसी n माइनस 2 35 की पावर में 2, एनसी n माइनस 1 इंटू 35 प्लस एनसी n एंड बाद में क्या है माइनस 35 एंड माइनस n। अब हमें 35 के स्क्वायर का मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये 1 2 2 5 35 का स्क्वायर है। तो यहां तक हम सोचेंगे बस। अब तो ये देखो सब में 35 का स्क्वायर आ रहा है, सब में 35 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मल्टीपल 1225 का 1225 का मल्टीपल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे यहां से यहां तक, है ना। मतलब 35 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर एक इंटीजर, तो 35 के स्क्वायर का मल्टीपल। अब ये एनसीएन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आती है, एन n, तो ये 35n, ये एनसीएन की वैल्यू 1, ये माइनस 35n माइनस 1, तो ये कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे 1225 के, तो ये इसका मल्टीपल आ गया, उसकी वजह से इट इज डिविजिबल। सर मतलब हमें जो चाहिए उधर तक ही जाने का ना? उधर तक ही जाने के, जाके रुक जाने का, और आगे वाले को सेपरेटली डील करना। हाँ, तो इस तरीके से एक्सपांशन का यूज लिया जाता है डिविजिबल दिखाने के लिए, ठीक है। पहले एप्लीकेशन में किसी को कोई डाउट? अब ये डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने के लिए। बस ये मेन चीज क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करना, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें और बाद में एप्लीकेशन लगाएं, बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएं, वो मेन है। एक बार ये रिप्रेजेंट करना आ गया फिर तो ये आसान होता है कि कहां से कहां तक जाके रुकेंगे, अगले वाले को अलग से डील करेंगे, ये तो कोई मुश्किल नहीं काम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है बस। तो अब तुम लोग